हेलो दोस्तों, मेरा नाम अहाना। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ साल पहले मैंने अपने पति मानव से शादी की थी, शायद कुछ 8 साल पहले। नहीं, इस साल 9वां साल हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम हाई स्कूल से साथ थे और हर कोई हमेशा इस बारे में बात करता था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे और हम साथ रहकर हमेशा कितने खुश रहते हैं, और हम थे। अब आप मुझे जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि मानव और मेरे बीच हमारे सभी दोस्तों में से सबसे अच्छा रिश्ता था। अगर हमारे बीच कभी LD भी होती थी तो हम बात करके उसे सुलझा लेते थे। हालांकि कभी कभी बात करना काम नहीं करता और हम ये जानते थे। इसलिए अगर हम में से किसी को कुछ समय की जरूरत होती थी तो दूसरे को इस बात का बुरा नहीं लगता था। हम हमेशा से समझते थे कि हर रिश्ते में कुछ लिमिट्स होती हैं। भले ही लोग ये जानते थे कि मेरा पति सही है, वो ये नहीं जानते थी कि उसकी माँ कितनी बेकार औरत थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतने जिद्दी और गुस्सैल औरत से नहीं मिली हूँ। शुरुआत में मैंने सोचा कि वो बस एक बहुत ही डिटरमिन्ड औरत है, और अगर चीज़ें आपको बेकार महसूस करा रही है तो थोड़ा जिद्दी होना कोई बुरी बात नहीं है ना? इसलिए मैंने उन्हें रहने दिया और मैंने सोचा कि शायद वो मेरे उनके बेटे के ज़िंदगी में होना एक्सेप्ट कर सकती है, उसके साथ ही वो चीज़ें भी जो हमारी शादी के बाद बदलनी ही थी। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बेटा किसी के साथ डेट करने का फैसला करता है या उसके जीवन में कोई अन्य महिला होती है तो आपको चीज़ों को न ही अलग ढंग से संभालनी सीखनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चे को उसकी ज़िंदगी भी जीने देनी चाहिए। किसी वजह से जिसे मैं जीवन भर नहीं समझ सकी हूँ, मेरी सास इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी। वो चाहती थी कि चीज़ें उनकी तरीके से हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो गुस्से से मानो पागल सी हो जाती। जो भी हो, सास बहू की समस्या ने मुझे उतना टेंशन नहीं दिया, क्योंकि मैं सच में मानव से प्यार करती थी और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने अपनी सास की सभी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया और मैं अपना जीवन वैसे ही जीती रही जैसे मैं चाहती थी। ये बहुत आसान था, क्योंकि मानव एक बहुत प्यार करने वाला पति था और ईमानदारी से हर उस चीज़ में बहुत मदद करता था जो मैं करना चाहती थी। मैं जिस भी सिचुएशन में होती, वो मेरी हमेशा मदद करता। वो मुझसे उतना प्यार करता था जितना मैं उससे करती थी, और यही एक वजह है कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा रहा है। बाद में हमारी एक बेटी हुई। हमने मानव की दादी के नाम पर उसका नाम जानवी रखा। मानव उनसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वे बहुत करीब थे और वो ऐसी व्यक्ति थी जिसे मानव बहुत ज़्यादा मानता था और बुरे या अच्छे समय में उनकी ही बात मानता था। यदि मानव को अपने जीवन में एक रोल मॉडल चुनना हो तो वो अपनी दादी को ही चुनेगा। वैसे भी जानवी हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद थी, और उसी की वजह से मुझे पता चला कि मानव कितना दयालु और प्यार करने वाला पिता है। इसमें कोई शक नहीं था कि वो जानवी से प्यार करता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और उसे हमारे बच्चे के साथ खेलते हुए देखना मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा नज़ारा था, क्योंकि फिर मेरी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही न हो। कुछ साल पहले जब जानवी 5 साल की हुई, तब उसके बाद से सब कुछ मानो बेकार ही चलता गया। ये उसके बर्थडे के 1 महीने बाद था जब मुझे खबर मिली कि मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो मेरे लिए सबसे दर्दनाक और तनावपूर्ण दिन था, क्योंकि वो मेरे जीवन का प्यार था, और ऐसे इंसान को खोना आपको अंदर तक झकझोर सकता है। ये बात कि मैं अब अकेली पेरेंट रह गई थी ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। मेरे पास एक नौकरी थी और आमतौर पर मानव घर से काम करता था, इसलिए मुझे काम पर जाने के बारे में उतना टेंशन नहीं होता था, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई है, और मैं अपने पति पर भरोसा कर सकती हूँ कि हमारा बच्चे की देखभाल करने वाला कोई था। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई नैनी थी और न ही परिवार का कोई जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दे सकती थी। मुझे अब जाकर जिंदगी का मतलब समझ आ रहा था। मुझे एक नैनी को काम पर रखना पड़ा, और वो सारा काम करना पेडीढ़िया जो मुझे करना चाहिए था अपने बच्चे की ठीक तरह से देखभाल करने के लिए। पहले तो ये सिर्फ मुश्किल था, लेकिन जब मेरी सास भी इसमें घुस गई तब तो जैसे चीजें और मुश्किल हो गईं। अंतिम संस्कार के कुछ हफ्ते बाद उन्होंने ये शुरू किया।
मुझे खुशी थी कि ऐसा बाद में हुआ, क्योंकि अंतिम संस्कार तक मैं पूरी तरह से बिखरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मैं नहीं जानती थी कि अपने पति के साथ के बिना अब जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ। मैं लगातार रोती रहती थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी एक 5 साल की बेटी है, जिसके सामने मैं इतना कमज़ोर नहीं दिख सकती, क्योंकि वो मुझसे लगातार अपने पिता के बारे में पूछती रहती थी कि वो कहाँ थे और कब घर वापस आएंगे। उसे यह समझाना कि उसके पिता अब कभी घर नहीं आएंगे बहुत मुश्किल था। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूँ कि किसी भी माँ बाप को इस चीज़ से ना गुजारना पड़े। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद मेरी सास ने मुझ पर अब तक का सबसे बड़ा बम फेंकने का फैसला किया। वो मेरे घर सुबह सुबह आई, ये मांग लेकर कि अब मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अकेली रहूं, और वो भी अकेला नहीं रहना चाहती थी। मुझे तभी से पता था कि ये उनका कुछ नया नाटक है, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मैं उन्हें ये बोल सकती थी कि वो मेरे घर से शांति से वापस चली जाए। मैंने उन्हें हमारे साथ रहने देने का फैसला किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये ज़्यादा बुरा तो नहीं हो सकता है, और अगर कभी उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं उनसे शांति से बात करूंगी, उस बात का सलूशन निकालूंगी और फिर उस बात से निपटूंगी एकदम वैसे ही जैसे मैं अपने पति के साथ करती थी। पर यह करना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें मेरे साथ रहते हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि उन्होंने मांग करना शुरू कर दी कि मैं किराया देना शुरू कर दूं, क्योंकि ये मेरा घर नहीं था। उनके हिसाब से ये उनके बेटे का घर था, इसलिए उनका पूरा इस घर पर पूरा हक था। ये एक अकेली सबसे बकवास बात थी जो मैंने अपनी जिंदगी में सुनी थी, इसलिए क्योंकि वो मेरा पति था और हम इस घर में एक परिवार के रूप में रह रहे थे, और मेरी सास तो इस पूरे प्लान में कहीं नहीं जमती। इसलिए उनका यहाँ आना और ये मांग करना कि मैं उसे उस घर में रहने के लिए पैसे दूं, जिसमें मैं 9 साल से ज़्यादा समय से रह रही हूँ, मुझे एकदम बेवकूफ़ों वाली बात लगी। मैं इस बारे में पूरी तरह से नहीं बताना चाहती कि क्या हुआ और हम कैसे लड़े और बहस की और वो सब, क्योंकि ये मेरे लिए भी शर्मनाक है। लेकिन आपको बस ये जानना चाहिए कि मैंने अपने ही घर का रेंट देना शुरू कर दिया था। वो चाहती थी कि मैं किराया चुकाऊं, जिसमें सभी बिल शामिल थे, जैसे किराने का सामान और हमारे द्वारा यूज़ की जाने वाली बाकी चीज़ें। ये सब उनके अजीब बिलों में शामिल किया जाना था, और वो मुझसे हर एक चीज़ का हिसाब करवाती थी, जैसे कि मैं किसी होटल में रह रही थी या जैसे कि वो मकान मालकिन थी और मैं वहाँ कुछ समय के लिए रह रही थी। मुझे इसकी वजह से इतना गुस्सा आता था, कसम से कह रही हूँ। कई महीने हो गए हैं जब से वो ऐसा कर रही है, और कई महीने हो गए हैं जब मैं घर में रहने के लिए रेंट दे रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे काम करना होता है और अपने बच्चे की देखभाल करनी होती है। मैं ही इस घर में सब कुछ करती हूँ, वो तो अपना हाथ तक नहीं हिलाती। इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि कभी वो मुझे ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि मैं उनकी बहू हूँ, और कभी ऐसे जैसे कि मैं सिर्फ उनके घर पर अनजान औरत हूँ जो हर महीने रेंट भरती है। वो मुझसे कहती है कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे घर साफ करना चाहिए, मुझे बर्तन साफ करने चाहिए और वो सब कुछ करना चाहिए जो एक अच्छी बहू करती है। लेकिन फिर आप अपनी बहू से फिर उसी घर का किराया क्यों मांग रहे हो जिसमें वो अपने पति के साथ पिछले 9 साल से रह रही थी? मुझे नहीं पता अगर आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं नहीं जानती कि कैसे लड़ना है, और मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी मांगें बढ़ती ही जा रही हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उनकी मांगें कभी खत्म नहीं होती। वो चाहती है कि मैं उनका नाश्ता बनाऊं, वो चाहती है कि मैं उनके कपड़े धोऊं, वो चाहती है कि मैं उनके लिए वही खाना बनाऊं जो वो खाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं घर को साफ सुथरा रखूं, वो चाहती है कि मैं किराने का सामान लाऊं, वो चाहती है कि मैं इस घर में हर एक काम करूं, जबकि ये बात पक्की है कि वो ये सब खुद कर सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उन्हें सब कुछ करना चाहिए, पर थोड़ी तो मदद कर ही सकती है ना मेरी। मैं बस थोड़ा सा हेल्प मांग रही हूँ, क्योंकि मेरी एक 5 साल की बेटी है जिसकी मुझे देखभाल करनी है, साथ ही एक नौकरी भी करनी है, और किराया देने के अलावा वो सब काम भी करना है जिसकी मांगे उनकी तरफ से खत्म ही नहीं रही। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और मैं अब अपना आप खोने की कगार पर हूँ।
मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये सब ठीक नहीं है और मैं हर चीज़ नहीं संभल सकती क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और मेरे लिए उन एक्स्ट्रा डिमांड्स को पूरा करने का ना टाइम है और ना ही पेशेंस। उन्होंने मेरी चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मुझसे कहा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा नौटंकी कर रही हूँ। अगर मैं एक भी जगह का किराया नहीं दे सकती तो मैं एक सफल औरत कहलाने के लायक नहीं हूँ। उनके हिसाब से अगर मैं इस जगह का किराया नहीं चुका सकती तो मैं ये घर खाली कर दूँ और कोई और जगह ढूंढ लूँ जो सस्ती हो, क्योंकि अगर मैं इस घर में रहना चाहती हूँ तो मुझे किराया देना होगा, क्योंकि ये उसके बेटे का घर है और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। और वही सारी पुरानी बकवास। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उनकी हरकतों से काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ और मुझे लगता है कि अब कुछ कार्रवाई करने का समय आ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई करूंगी या ऐसा ही कुछ, क्योंकि ऐसा ही नहीं सकता कि कोई ऐसा करे और कानून से बच जाए। और वो मेरे साथ ऐसा कर भी नहीं सकती, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये घर मेरे नाम पर ही। मैं सच में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि मैं इस मामले में और इसमें शामिल सभी कानूनी स्थितियों के बारे में थोड़ा कम ही जानती हूँ। इसलिए मैं जा रही हूँ और मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगी, क्योंकि वो एक वकील है लेकिन वो विदेश में रहती है, इसलिए वो सच में मेरी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है कि वो वकील लोगों को जानती है जो मेरे आस पास ही रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से काम करेगा और मैं अपनी सास के बारे में कुछ कर सकूंगी, क्योंकि वो मुझे परेशान करने लगी है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरा घर छोड़ दे। अगर आप में से किसी को पता हो कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं अब बहुत थक गई हूँ और मैं अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वो हमारे बीच का टेंशन महसूस कर सकती है और जहाँ तक मुझे पता है उससे ये बात छुपाना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे सच में उम्मीद है कि मुझे इस पर आप कुछ मदद कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास इसका कोई सलूशन निकलता है तो आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अहाना। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ साल पहले मैंने अपने पति मानव से शादी की थी, शायद कुछ 8 साल पहले। नहीं, इस साल 9वां साल हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम हाई स्कूल से साथ थे और हर कोई हमेशा इस बारे में बात करता था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे और हम साथ रहकर हमेशा कितने खुश रहते हैं, और हम थे। अब आप मुझे जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि मानव और मेरे बीच हमारे सभी दोस्तों में से सबसे अच्छा रिश्ता था। अगर हमारे बीच कभी LD भी होती थी तो हम बात करके उसे सुलझा लेते थे। हालांकि कभी कभी बात करना काम नहीं करता और हम ये जानते थे। इसलिए अगर हम में से किसी को कुछ समय की ज़रूरत होती थी तो दूसरे को इस बात का बुरा नहीं लगता था। हम हमेशा से समझते थे कि हर रिश्ते में कुछ लिमिट्स होती हैं। भले ही लोग ये जानते थे कि मेरा पति सही है, वो ये नहीं जानते थी कि उसकी माँ कितनी बेकार औरत थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतने जिद्दी और गुस्सैल औरत से नहीं मिली हूँ। शुरुआत में मैंने सोचा कि वो बस एक बहुत ही डिटरमिन्ड औरत है, और अगर चीज़ें आपको बेकार महसूस करा रही है तो थोड़ा जिद्दी होना कोई बुरी बात नहीं है ना? इसलिए मैंने उन्हें रहने दिया और मैंने सोचा कि शायद वो मेरे उनके बेटे के ज़िंदगी में होना एक्सेप्ट कर सकती है, उसके साथ ही वो चीज़ें भी जो हमारी शादी के बाद बदलनी ही थी। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बेटा किसी के साथ डेट करने का फैसला करता है या उसके जीवन में कोई अन्य महिला होती है तो आपको चीज़ों को न ही अलग ढंग से संभालनी सीखनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चे को उसकी ज़िंदगी भी जीने देनी चाहिए। किसी वजह से जिसे मैं जीवन भर नहीं समझ सकी हूँ, मेरी सास इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी। वो चाहती थी कि चीज़ें उनकी तरीके से हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो गुस्से से मानो पागल सी हो जाती। जो भी हो, सास बहू की समस्या ने मुझे उतना टेंशन नहीं दिया, क्योंकि मैं सच में मानव से प्यार करती थी और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने अपनी सास की सभी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया और मैं अपना जीवन वैसे ही जीती रही जैसे मैं चाहती थी। ये बहुत आसान था, क्योंकि मानव एक बहुत प्यार करने वाला पति था और ईमानदारी से हर उस चीज़ में बहुत मदद करता था जो मैं करना चाहती थी। मैं जिस भी सिचुएशन में होती
वो मेरी हमेशा मदद करता। वो मुझसे उतना प्यार करता था जितना मैं उससे करती थी, और यही एक वजह है कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा रहा है। बाद में हमारी एक बेटी हुई। हमने मानव की दादी के नाम पर उसका नाम जानवी रखा। मानव उनसे बहुत प्यार करता था क्योंकि वे बहुत करीब थे, और वो ऐसी व्यक्ति थी जिसे मानव बहुत ज्यादा मानता था और बुरे या अच्छे समय में उनकी ही बात मानता था। यदि मानव को अपने जीवन में एक रोल मॉडल चुनना हो तो वो अपनी दादी को ही चुनेगा। वैसे भी जानवी हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद थी, और उसी की वजह से मुझे पता चला कि मानव कितना दयालु और प्यार करने वाला पिता है। इसमें कोई शक नहीं था कि वो जानवी से प्यार करता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और उसे हमारे बच्चे के साथ खेलते हुए देखना मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा नज़ारा था, क्योंकि फिर मेरी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही न हो। कुछ साल पहले जब जानवी 5 साल की हुई, तब उसके बाद से सब कुछ मानो बेकार ही चलता गया। ये उसके बर्थडे के 1 महीने बाद था जब मुझे खबर मिली कि मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो मेरे लिए सबसे दर्दनाक और तनावपूर्ण दिन था, क्योंकि वो मेरे जीवन का प्यार था, और ऐसे इंसान को खोना आपको अंदर तक झकझोर सकता है। ये बात कि मैं अब अकेली पेरेंट रह गई थी ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। मेरे पास एक नौकरी थी और आमतौर पर मानव घर से काम करता था, इसलिए मुझे काम पर जाने के बारे में उतना टेंशन नहीं होता था, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई है, और मैं अपने पति पर भरोसा कर सकती हूँ कि हमारा बच्चे की देखभाल करने वाला कोई था। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई नैनी थी और न ही परिवार का कोई जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दे सकती थी। मुझे अब जाकर जिंदगी का मतलब समझ आ रहा था। मुझे एक नैनी को काम पर रखना पड़ा, और वो सारा काम करना पेडीडिया जो मुझे करना चाहिए था अपने बच्चे की ठीक तरह से देखभाल करने के लिए। पहले तो ये सिर्फ मुश्किल था, लेकिन जब मेरी सास भी इसमें घुस गई तब तो जैसे चीजें और मुश्किल हो गईं। अंतिम संस्कार के कुछ हफ्ते बाद उन्होंने ये शुरू किया। मुझे खुशी थी कि ऐसा बाद में हुआ, क्योंकि अंतिम संस्कार तक मैं पूरी तरह से बिखरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मैं नहीं जानती थी कि अपने पति के साथ के बिना अब जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ। मैं लगातार रोती रहती थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी एक 5 साल की बेटी है जिसके सामने मैं इतना कमजोर नहीं दिख सकती, क्योंकि वो मुझसे लगातार अपने पिता के बारे में पूछती रहती थी कि वो कहाँ थे और कब घर वापस आएंगे। उसे यह समझाना कि उसके पिता अब कभी घर नहीं आएंगे बहुत मुश्किल था। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूँ कि किसी भी माँ बाप को इस चीज से ना गुजारना पड़े। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद मेरी सास ने मुझ पर अब तक का सबसे बड़ा बम फेंकने का फैसला किया। वो मेरे घर सुबह सुबह आई, ये मांग लेकर कि अब वो मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अकेली रहूं, और वो भी अकेला नहीं रहना चाहती थी। मुझे तभी से पता था कि ये उनका कुछ नया नाटक है, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मैं उन्हें ये बोल सकती थी कि वो मेरे घर से शांति से वापस चली जाए। मैंने उन्हें हमारे साथ रहने देने का फैसला किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये ज़्यादा बुरा तो नहीं हो सकता है, और अगर कभी उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं उनसे शांति से बात करूंगी, उस बात का सलूशन निकालूंगी, और फिर उस बात से निपटूंगी एकदम वैसे ही जैसे मैं अपने पति के साथ करती थी। पर यह करना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें मेरे साथ रहते हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि उन्होंने मांग करना शुरू कर दी कि मैं किराया देना शुरू कर दूं, क्योंकि ये मेरा घर नहीं था। उनके हिसाब से ये उनके बेटे का घर था, इसलिए उनका पूरा इस घर पर पूरा हक था। ये एक अकेली सबसे बकवास बात थी जो मैंने अपनी जिंदगी में सुनी थी, इसलिए क्योंकि वो मेरा पति था और हम इस घर में एक परिवार के रूप में रह रहे थे, और मेरी सास तो इस पूरे प्लान में कहीं नहीं जमती। इसलिए उनका यहाँ आना और ये मांग करना कि मैं उसे उस घर में रहने के लिए पैसे दूं, जिसमें मैं 9 साल से ज्यादा समय से रह रही हूँ, मुझे एकदम बेवकूफ़ों वाली बात लगी। मैं इस बारे में पूरी तरह से नहीं बताना चाहती कि क्या हुआ और हम कैसे लड़े और बहस की और वो सब, क्योंकि ये मेरे लिए भी शर्मनाक है। लेकिन आपको बस ये जानना चाहिए कि मैंने अपने ही घर का रेंट देना शुरू कर दिया था। वो चाहती थी कि मैं किराया चुकाऊं, जिसमें सभी बिल शामिल थे, जैसे किराने का सामान और हमारे द्वारा यूज की जाने वाली बाकी चीजें। ये सब उनके अजीब बिलों में शामिल किया जाना था, और वो मुझसे हर एक चीज का हिसाब करवाती थी
जैसे कि मैं किसी होटल में रह रही थी, या जैसे कि वो मकान मालकिन थी और मैं वहाँ कुछ समय के लिए रह रही थी। मुझे इसकी वजह से इतना गुस्सा आता था, कसम से कह रही हूँ। कई महीने हो गए हैं जब से वो ऐसा कर रही है, और कई महीने हो गए हैं जब मैं घर में रहने के लिए रेंट दे रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे काम करना होता है और अपने बच्चे की देखभाल करनी होती है। मैं ही इस घर में सब कुछ करती हूँ, वो तो अपना हाथ तक नहीं हिलाती। इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि कभी वो मुझे ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि मैं उनकी बहू हूँ, और कभी ऐसे जैसे कि मैं सिर्फ उनके घर पर अनजान औरत हूँ जो हर महीने रेंट भरती है। वो मुझसे कहती है कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे घर साफ करना चाहिए, मुझे बर्तन साफ करने चाहिए और वो सब कुछ करना चाहिए जो एक अच्छी बहू करती है। लेकिन फिर आप अपनी बहू से फिर उसी घर का किराया क्यों मांग रहे हो जिसमें वो अपने पति के साथ पिछले 9 साल से रह रही थी? मुझे नहीं पता अगर आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं नहीं जानती कि कैसे लड़ना है, और मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनकी मांगें बढ़ती ही जा रही हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि उनकी मांगें कभी खत्म नहीं होती। वो चाहती है कि मैं उनका नाश्ता बनाऊं, वो चाहती है कि मैं उनके कपड़े धोऊं, वो चाहती है कि मैं उनके लिए वही खाना बनाऊं जो वो खाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं घर को साफ सुथरा रखूं, वो चाहती है कि मैं किराने का सामान लाऊं, वो चाहती है कि मैं इस घर में हर एक काम करूं, जबकि ये बात पक्की है कि वो ये सब खुद कर सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उन्हें सब कुछ करना चाहिए, पर थोड़ी तो मदद कर ही सकती है ना मेरी। मैं बस थोड़ा सा हेल्प मांग रही हूँ क्योंकि मेरी एक 5 साल की बेटी है जिसकी मुझे देखभाल करनी है, साथ ही एक नौकरी भी करनी है, और किराया देने के अलावा वो सब काम भी करना है जिसकी मांगे उनकी तरफ से खत्म ही नहीं रही। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मैं अब अपना आप खोने की कगार पर हूँ। मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये सब ठीक नहीं है और मैं हर चीज़ नहीं संभल सकती क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और मेरे लिए उन एक्स्ट्रा डिमांड्स को पूरा करने का ना टाइम है और ना ही पेशेंस। उन्होंने मेरी चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मुझसे कहा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा नौटंकी कर रही हूँ। अगर मैं एक भी जगह का किराया नहीं दे सकती तो मैं एक सफल औरत कहलाने के लायक नहीं हूँ। उनके हिसाब से अगर मैं इस जगह का किराया नहीं चुका सकती तो मैं ये घर खाली कर दूँ और कोई और जगह ढूंढ लूँ जो सस्ती हो, क्योंकि अगर मैं इस घर में रहना चाहती हूँ तो मुझे किराया देना होगा, क्योंकि ये उसके बेटे का घर है और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। और वही सारी पुरानी बकवास। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उनकी हरकतों से काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ और मुझे लगता है कि अब कुछ कार्रवाई करने का समय आ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई करूंगी, या ऐसा ही कुछ, क्योंकि ऐसा ही नहीं सकता कि कोई ऐसा करे और कानून से बच जाए। और वो मेरे साथ ऐसा कर भी नहीं सकती क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये घर मेरे नाम पर ही। मैं सच में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि मैं इस मामले में और इसमें शामिल सभी कानूनी स्थितियों के बारे में थोड़ा कम ही जानती हूँ। इसलिए मैं जा रही हूँ और मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगी क्योंकि वो एक वकील है, लेकिन वो विदेश में रहती है, इसलिए वो सच में मेरी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है कि वो वकील लोगों को जानती है जो मेरे आस पास ही रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से काम करेगा और मैं अपनी सास के बारे में कुछ कर सकूंगी, क्योंकि वो मुझे परेशान करने लगी है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरा घर छोड़ दे। अगर आप में से किसी को पता हो कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं अब बहुत थक गई हूँ और मैं अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वो हमारे बीच का टेंशन महसूस कर सकती है और जहाँ तक मुझे पता है उससे ये बात छुपाना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे सच में उम्मीद है कि मुझे इस पर आप कुछ मदद कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास इसका कोई सलूशन निकलता है तो आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी।